बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस रद्द-ए-अमल के हवाले से जो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से दिखाया गया। और आपको बताते चलें कि एक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब कुंवर नवीद जमील का ये कहना था कि अगर इस काले कानून को, जो बल्दियाती तरमीमी जो बिल असेंबली से पास कराया गया है, इसको खत्म कराने के लिए अगर जानों का नजराना भी देना पड़ा तो देंगे। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। इससे कबल पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी और तमाम ही जमातें, PTI बशमुल PTI, तमाम ही सिंध की अपोजिशन जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज नजर आती हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तरमीमी बिल में, जो कि असेंबली से सिंपल या अक्सरियत के साथ पास कर लिया गया। नाज़रीन, माजी में भी जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पहली दफ़ा नाफिज किया गया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त भी असेंबली में मौजूद थी, लेकिन शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा एहतजाज या बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता है कि बात कुछ और आगे बढ़ेगी। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, यानी टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है बासित अहमद सिद्दीकी ने, रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं। बासित साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमें एक और लाइन पे ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं हीर सोहो साहिबा, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हीर सोहो साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं बहुत बहुत प्रोग्राम में। थैंक यू साहब। वेलकम वेलकम। अच्छा, हम पहले बात की इब्तिदा हम करेंगे बासित साहब से। बासित साहब, माजी में तो आपकी पार्टी की जानिब से, यानी जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया और उसे नाफिज किया गया, उस वक्त आप हुकूमत में भी मौजूद थे, लेकिन आपकी जानिब से इतना रद्द-ए-अमल नहीं नजर आया। अब क्या वजह है कि इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया कि आपने ये कहा कि जानों का नजराना भी देना पड़ा, तो आपकी पार्टी कहती है कि हम वो देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, गुज़िश्ता 13 सालों से जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है ना, तो उसमें बिल्कुल अब तो यही कहना पड़ेगा कि जानों का नजराना अब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल का सवाल है। वो अभी जो इन्होंने बिल पेश किया है बल्दियाती निज़ाम का, उसमें हमें इन फ्यूचर जो है बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल जो बल्दिया के पास थे वो तमाम ले लिए गए। एजुकेशन जो सिस्टम मौजूद था वो सारा इन्होंने सिंध हुकूमत के हैंड ओवर कर दिया। मतलब बल्दियाती निज़ाम के पास अभी कोई इदारा भी मौजूद नहीं है जिसको वो रन कर सके ना। तो ऐसे बल्दियाती निज़ाम का क्या फायदा, जिससे हम आवाम को सहूलत दे ही नहीं सकते ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने माजी में, अगर हम जाएं माजी में, तो इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में एक अहम किरदार अदा किया था, जो मशरिकी पाकिस्तान को अलग किया था। आज हम किस मुंह से उनके साथ खड़े हों, किस मुंह से? सर आप जो हैं वो तकरीबन 8.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिदार में शरीक रह चुके हैं, एक यानी गवर्नमेंट एंजॉय कर चुके हैं। सर आप उस वक्त, जाहिर सी बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इख्तिदार एंजॉय करने की आदत हो गई थी। देखिए, 2008 से अगर पहले की बात करेंगे ना, तो कराची शहर में जितने भी काम हुए ना MKM ने करवाए, वो आज भी नजर आते हैं। पिछले 13 सालों की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मॉडल इदारा कराची शहर में, हैदराबाद शहर में अगर इन्होंने बनाया है तो वो बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने, बल्कि जो इदारे इनके हैंड ओवर किए, जो महकमे थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज भी हमारी जो कराची शहर की जो गलियां हैं, वो सेवरेज का पानी उनमें बह रहा होता है। लोगों को पानी से महरूम कर दिया है। जो पीने का पानी घरों तक पहुंचना चाहिए, पीने का पानी पहुंच नहीं रहा घरों पे। तो मतलब किस मुंह से हुकूमत कर रहे हैं? 13 साल में एक ट्रांसपोर्ट कराची शहर को नहीं दे सके ये। आज पूरा शहर जो है वो चिंची पे इन्हिसार कर रहा है, चिंची रिक्शों पे लोग सफर कर रहे हैं। इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, हेल्थ का निजाम पूरा खराब कर दिया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। अब जो है हमें सड़कों पे निकलना होगा और हम शदीद अल्फाज में इस बिल की मजम्मत करते हैं। बासित साहब, आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि चाहे मुस्तफ़ा कमाल के दौर की बात की जाए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आप साथ रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, फिर मेयर कराची वसीम अख्तर आपके रहे। सर वो तमाम इलाके जहां आपकी अक्सरियत थी, अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट की बात कर लूं, सर आपने कोई ऐसा मॉडल इलाका बनाया जहां सीवरेज का मसला ना हो,
जहां पे स्टैंडर्ड की सीवरेज लाइंस डाली गई हो, पानी की लाइनें डाली गई हो, स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई गई हो, जो आज भी आपके काम का मुंह बोलता सबूत होता कि आपने इन इलाकों में काम किया है। आप मुझे बता दें सर, कोई एक इलाका ऐसा? देखिए, वसीम अख्तर भाई के टाइम पे तो तमाम महकमे इन्होंने वैसे ही अपने अंडर में ले लिए थे ना, जो बचे कुचे थे वो इस मरतबा ले लिए। तो मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब मुकम्मल इख्तियारात बल्दिया के पास मौजूद थे, उस वक्त करके दिखाया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही थी जो हर गलियों में हर जगह नजर आती थी, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कराची और हैदराबाद मीरपुर खास का कोई भी इशू हो, हर जगह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही नजर आ रही होती थी। लोग कह रहे थे कि हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही काम करवाती है, मगर अब आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है, जब से इनके अंडर में तमाम चीजें आई हैं, इन्होंने कैसा बेड़ा गर्क किया हुआ है शहर का। अच्छा, हीरसो हमारे साथ मौजूद है। हीरसो साहिबा, क्या कहती हैं आप? यानी इनका कहना यह है कि कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें पहले ही इख्तियारात उनको नहीं दिए हुए थे, अब जो बचे कुछ इदारे उनके अंडर में काम कर रहे थे उनको भी सिंध हुकूमत के अंडर में ले लिया गया है। आप नहीं समझती कि या तो कंसेंसस डेवलप कर लिया जाता, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर ले आते, या कम अज कम कोई ऐसा कानून लाया जाता कि इतना रिएक्शन ना आता जो इस वक्त कराची में नजर आ रहा है? तमाम सियासी जमातें, कोई धरना दे रहा है, कोई एहतजाज का ऐलान कर रहा है। ये और बात है कि आपने भी एहतजाज का ऐलान किया हुआ है महंगाई के खिलाफ, क्या कहेंगी? थैंक यू बुलंद साहब। एक तो यकीनन जो बिल है उस पर बात हो सकती है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज है असेंबली के थ्रू भी हो सकती है, वैसे भी राब्ता करके चीजें। और मेरे ख्याल में बल्दियाती सिस्टम के हवाले से, बल्दियाती एक्ट के हवाले से अगर है तो चीजें अमन में नहीं हो सकती है। दूसरी बात करना कि भाई शहर कराची का हाल बुरा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ख्याल में 6 महीने हुए बल्दियाती सिस्टम खत्म हुआ है। मेयर था, डिप्टी मेयर था, और आपके DMCC। तो फिर सवाल निशान तो कारकर्दगी बेस पे अगर बात की जाए तो सवाल निशान तो बनता है। 3-4 सालों में अगर आप गलियों को भी साफ नहीं कर सके, सर्वे सिस्टम भी बेहतर नहीं कर सके, तो सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल देना शायद इस वक्त आसान हल है। निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बात था जो सिंध हुकूमत के अंडर में था। अच्छा, ही अब बासित साहब कंप्लीट कर लेने थे हीरसो साहिबा को, उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ, मैं बात कर लूँ, तो मैंने बासित भाई को सुना, तो बासित भाई चीजें सुन लेते फिर बेशक उसका रिस्पॉन्स करें। दूसरी बात ये थी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से या प्रोजेक्ट वो भी उस टाइम पे जब शुरू हुए थे, उसमें भी इस वक्त मेरे भाई इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन लैंड का प्रोजेक्ट है, उसमें भी तो शेयर गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, वो भी सवाल निशान है कि कौन हडल पैदा कर रहा है, K4 प्रोजेक्ट में कौन हडल पैदा कर रहा है। तो चीजें सारे मलबे किसी एक डाले जहाँ हमारी गवर्नमेंट की करनी को चाहिए चीजें हैं, ना सिर्फ एडमिट करते हैं, उनको रियलाइज करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि लेकिन कराची शहर को बदकिस्मती है कि बोलने वाले बहुत लोग हैं जो हमारा, लेकिन और बहुत कम लोग करते हैं। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने कि मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर मुतला अवाब है, रिसोर्सेज जितने भी जो पहले के पास है वही रिसोर्सेज हैं। फिर आप अगर टैक्सेस पे जाएं, उनका खुद जो DMC और KMC का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो कहाँ पे था, इस वक्त कहाँ है, और चीजों को सेंट्रलाइज करना, चीजों को बेहतर करने की कोशिश में वो आपके सामने है कि मैंने कहूँगा, लेकिन लोगों को बता रहे चीजें, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनका सॉल्व ये नहीं है। मतलब अगर आपकी चीजें फेवर में हो, माजर के साथ PSP या MQM या दूसरी पार्टी, तो ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपकी चीजें फेवर में नहीं हो तो आप कहोगे ये सिस्टम खराब है तो हम उसको खत्म कर देंगे, हम जान के नजराने दे देंगे, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का सोल्यूशन नहीं है। अगर कहीं पे बाकी एहतियात करना बिल्कुल हक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का आईनी हक है, जमहूरियत है, प्रोटेस्ट करना जमहूरियत है, हुसन है जमहूरियत का कि आप आवाम को मोबिलाइज करें, आवाम को। लेकिन आवाम भी पूछना सवाल चाह रही है कि भाई इस वक्त भी आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप इत्तेहादी हैं। अगर आपके वोटों पे PTI की गवर्नमेंट खड़ी है, अगर आप चीजों कराची के मसाइल से 154 अरब का वादा किया गया, उसमें से कितने पैसे रिलीज हुए, कितना काम हुआ, क्योंकि हम तो खुद गवर्नमेंट खुद फेडरल की तरफ देख रही होती है कि फेडरल कितना बजट देगी, क्या देगी, चाहे वो NFC जवान के मद में हो। अच्छा हीरसो साहिबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा।
अपोजिशन पार्टियां ये भी कहती हैं कि बज़ाहिर यानी बातियों नजर में ये नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवल्यूशन ऑफ पावर नहीं चाहती, अपनी इस जो ताकत या जो गवर्नमेंट आपके पास सिंध हुकूमत की सूरत में मौजूद है उसको आप डिवॉल्व नहीं करना चाहती जिलाई सतह पे। यहां तक कि अगर हम सिंध हुकूमत की भी बात करें तो इवन आपकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं कि 3-4 लोग हैं जो पूरी आपकी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो मैं गिनती पे जिनके नाम ले सकता हूं। सूबाई वजीर बल्दियात हैं, सूबाई वजीर इत्तलात हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये 3-4 ही लोग टोटल आपकी गवर्नमेंट चलाते हैं। इसके अलावा आपकी अपने पार्टी में भी अगर बात की जाए तो डिवॉल्व नहीं किया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? और ये खासतौर पर इन 5-8 सालों में ये बात ज्यादा नजर आ रही है। नहीं बोला कि देखिए चीजें मेरा ख्याल है कि 5-6 लोग अगर वोकल हैं, पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो अगर मैं बात करूँ तो पीटीआई में भी आपको ये नजर आए 7-8 लोग हैं जो नुमाइंदगी करते हैं, जो मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एमक्यू में भी मेरे ख्याल में 5-6 लोग हैं जो बोलने वाले हैं, वो नजर आएंगे। अगर पीएचपी में चले जाए तो वो इस वजह से नहीं होता कि भाई 4-5 लोगों के पास पावर्स होते हैं। हीर सो साहिबा, आपकी पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, होते हैं वो पार्टी मैं कर लूँ, वो नुमाइंदगी करते हैं तो वो मीडिया के वाली चीजें आती हैं तो वो ऐसा नहीं है। जिस डिपार्टमेंट की जिस मिनिस्ट्री की चीजें वो डिपार्टमेंट को देगा। दूसरी बात यह कि डिवॉल्व इस वक्त जो चीजें कुछ चीजें जो डीएमसी से सिंध गवर्नमेंट में चली गई वो इस वजह से कि अब्बास की कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह जिनका बहुत बुरा हाल हो गया था, देखा गया था वो चीजें कई जो है ना वो बल्दियाती सिस्टम में नहीं से चल रही थी जिसकी वजह चली गई। लेकिन मैं आज भी कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो टेबल टॉक के थ्रू, जो असेंबली में अमेंडमेंट के थ्रू चीजें चेंज हो सकती है, बात हो सकती है। ये कोई बल्दियाती बिल जो है कोई हर्फ आकर नहीं है, कोई पुरानी आयत नहीं होगी कि यही है। हाँ, लेकिन अगर चीजों की वजह से करे जाए यकीनन ये बिल है गवर्नमेंट के पास है, आपके सामने का वफाकी हुकूमत एक दिन में 121 बिल जो है ना ऑर्डिनेंस के तौर पर पास करके आती है, उसमें तो कोई शोर हंगामा नहीं होता, उसमें तो हीर सो साहब ये जो आप बात कर रही हैं कि टेबल टॉक, अच्छा हीर सो साहब ये जो आप बात कर रही हैं कि टेबल टॉक हो सकती है, आप जाती हैसियत में बात करें, पार्टी पॉलिसी है। अगर पार्टी पॉलिसी है तो पार्टी पॉलिसी की बात कर रही हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता। देखो पार्टी पीपल्स पार्टी में कभी भी किसी के लिए रास्ते बंद नहीं होते और इन लोगों की उन दोनों में बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम के लोग जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते में नहीं है या पीटीआई के लोग नहीं है तो पीपल्स पार्टी के नहीं है, तो ये रास्ते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के रास्ते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो मेरे ख्याल में असेंबली का फ्लोर भी है, आप बात करके अगर कहीं पर समझते कि रिजर्वेशन है तो बात हो सकती है, जैसा नहीं है कि नहीं हो सकती हो। अच्छा आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे, हम जरा बासित साहब से बात करना चाहेंगे। बासित साहब, हीर सो साहिबा का ये कहना है कि अगर यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन पार्टीज जो इख्तिलाफ रखती हैं इस बिल से, तो कोई हरफ आखिर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता। टेबल टॉक के लिए दरवाजे खुले हैं, आप बात करें और जो तरामीम चाहते हैं वो तरामीम हो सकती हैं। तो सर अगर ये चीज मुमकिन है तो फिर इस एहतजाज का और इन तमाम चीजों का क्या फायदा होगा? बेहतर ये है कि सर कोई जंगें भी होती हैं तो उसमें भी फैसले जो है ना आखिर टेबल पे ही बैठ के किए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पर नियत में खोट नजर नहीं आ रहा, बल्कि पूरी नियत ही वाजे हो गई है ना। क्योंकि माजी में भी जाके देखेंगे, इनका कोई आप ऐसा हॉस्पिटल बता दें इनके अगर कोई सीनियर रहनुमा या लीडर बीमार होते हैं तो वो साउथ सिटी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो क्यों नहीं जाते लालू खेत में जो सिंध गवर्नमेंट बना है, वो क्यों नहीं जाते यूपी पे? बासित साहब, जितने लोग जेलों में रहे हैं सब NICVD में रहे हैं सर, कोई साउथ सिटी नहीं गया। नहीं मुझे मालूम है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे मालूम है, इनमें हीर सो को भी मालूम होगा ना। तो वहां पे कोई एडमिट होते हैं या कोई ऐसा स्कूल बता दे जहां इन लोगों के बच्चे जाते हो ना, सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कूल बता दे। इन्होंने ऐसा बनाया नहीं है ना कुछ जो बोल सके। इनको अपने हॉस्पिटल पे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे नहीं जाना। आज भी जो गरीब इन हॉस्पिटल का रुख करता है उसको एक सिरिंज तक, एक टैबलेट तक बाहर से लानी पड़ती है। यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जाली डोमिसाइल PRC के जरिए जिस तरह से इन्होंने यहाँ के नौजवानों का माशी कत्ल किया है, उनकी नौकरियां खा गए। आज भी यहाँ पे इंटर किए हुए लड़के, ग्रेजुएट किए हुए लड़के, मास्टर्स किए हुए लड़के रोड पे डिग्री लेके घूम रहे हैं। जाली डोमिसाइल PRC बना के बाहर से लोगों को बुला के यहाँ पे तैनात कर दिए। सिंध सेक्रेटरिएट में जाएं, वो सिंधी सेक्रेटरिएट बना हुआ है, वहाँ पे एक भी आपको उर्दू बोलने वाला नजर नहीं आएगा। तो जब ये लिसानी बुनियाद पे तमाम चीजें हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं कराची शहर में, आप कराची शहर के तो टुकड़े कर सकते हैं। जब हम सूबे की बात करते हैं तो कहते हैं कि सिंध धरती की तकसीम, तो वही कराची शहर की भी तो तकसीम कर रहे हैं ना आप। कराची शहर की तकसीम नहीं हो रही, उसमें असल में आपका फायदा है डिस्ट्रिक्ट बनाने में।
अच्छा बासित साहब, मुझे सर एक बात ये भी बताइएगा कि अब मरदमशुमारी पर इतनी तनकीद की गई, आपकी जानिब से भी तनकीद की गई, बिल आखिर आपने यानी इख्तिलाफी नोट के साथ आपके वजीर ने भी साइन कर दिया उसके जो हतमी नताइज थे, और जिसका बहुत बड़ा जो ब्लेम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो है वो सिंध के साथ वफादारी नहीं की कि एक ऐसी मशकूक या जो मुतनाज़ा मरदमशुमारी के नताइज थे उस पर चाहे इख्तिलाफी नोट ही क्यों नहीं डाला, लेकिन साइन कर दिया गया। दूसरी जानिब नई मरदमशुमारी का बड़ा चर्चा हुआ कि आप लोगों ने बजट पास करा लिया है, आप लोगों ने यानी ये बात तय करवा ली है कि नए इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। सर आप समझते हैं ऐसी मरदमशुमारी से कोई फ़ायदा भी हासिल होगा जो डी जोरो बेसिस पे की जा रही है, जिसमें शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल पते के हिसाब से ही आबादी काउंट की जाएगी? पिछली मरदमशुमारी और अब नई मरदमशुमारी में फ़र्क क्या रहेगा सर? जो आबादी बढ़ने का तनासुब है वही सिर्फ चीज़ें सामने आएंगी ना। पिछली मरदमशुमारी पे भी यही एतराज़ात थे कि जो लोग दूसरे सूबों से आकर इस शहर में या इस सूबे में आबाद हैं उनको इस सूबे में गिना जाए ताकि यहाँ का NFC अवार्ड बढ़ सके। अगर उनको दूसरे सूबों में ही गिना जाएगा तो सिंध की आबादी या कराची की आबादी वही रहेगी जो पिछली मरदमशुमारी में काउंट की गई है। क्या कहते हैं आप? देखिए, हमने तो जब भी किसी भी बिल की अगर हिमायत की है तो आवाम के हुकूक को जो है वो बाला ताक रखते हुए की है ना। तो माजी में भी जो मरदमशुमारी हुई, कराची के शहरियों को 3.5 करोड़ को जब 1.5 करोड़ गिना गया तो सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी जिसने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, कराची शहर में रैलियां निकाली, एहतजाज किए, मुजाहरे किए। उसके बाद दूसरी सियासी जमातों को होश आया कि हमें कम गिना गया है। जब किसी भी घर में भी अगर फर्द को कम गिना जाता है और उसी हिसाब से सहूलत दी जाती है तो जाहिर सी बात है झगड़े, फसाद और परेशानियां होती है ना। नहीं सर, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि नई मरदमशुमारी जिन बुनियादों पे की जा रही है यही इख्तिलाफात पुरानी मरदमशुमारी में भी थे, क्योंकि लोगों के मुस्तकिल पते के लिहाज से अगर उनको गिना जाएगा तो वो सिंध में काउंट नहीं होंगे। कोई जो शख्स पंजाब से यहाँ पे आके आबाद है, जो खैबर पख्तूनख्वा से आबाद है यहाँ पे आके, जो बलूचिस्तान से आबाद है यहाँ पर आके, वो अपने उन मुख्तलिफ सूबों में गिना जाएगा, उसकी गिनती सिंध या कराची में नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए इसमें तो हुकूमत ज्यादा बेहतर समझती है, हम उसके इत्तेहादी हैं और इत्तेहाद में उनके अभी साथ हैं वो। जी आपकी आवाज नहीं आ रही बासित साहब। कह रहा हूँ ये तो हुकूमत का काम है, हम उनके इत्तेहादी हैं। ये आप हुकूमती किसी रुकन से अगर सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक। अच्छा आप बासित साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हीर सो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तरमीमी बिल के हवाले से जो सिंध असेंबली से पास किया गया। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं बासित अहमद सिद्दीकी जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असेंबली हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हीर सोहो। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बासित साहब से बात हो रही थी और इनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की या जब कराची की बात करते हैं, सिंध के शहरी इलाकों की, तो इसमें ख़ास तौर पे कराची में यानी मेरिट पे काम नहीं होता बल्कि लसानियत नज़र आती है। और इस तरीके से जो कराची के लोग हैं या ऐसे लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हीर सो साहिबा, क्या कहती हैं आप? क्या कराची में उर्दू बोलने वालों को मौक़े कम मिल रहे हैं? ये जो गिला बासित साहब कर रहे हैं कि जी सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं या किसी और इदारे में चले जाएं तो वहाँ उर्दू बोलने वाले नजर नहीं आते, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, देखिए एक चीज यहाँ पे जरूर चाहिए, उनका अपना व्यू है, अपना विजन है, और ये तनकीद बार बार होती रही है कि सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं और वहाँ पर किसी चेंजिंग मिलेगी, कराची लोग नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल में मुझे नहीं पता कि कमीशन में कौन बैठता है, कमीशन का चेयरमैन फेडरल कमीशन में, वकील कमीशन में, कितने में बैठी, ये 25 में की रही कराची शहर की कि 15-20 साल तक आपने एजुकेशन सिस्टम में या अपग्रेड नहीं हुई। इसमें 25 में हमने उसको नहीं लेके जाऊंगी किसकी वजह से हुई, लेकिन चीजें हुई।
और उसमें कौन पॉलिटिकली पावरफुल था और कितने को आपने लोगों को स्टूडेंट्स को कराची के शहर की बातें है भाई। शहर लोगों को जो बच्चे थे उनका मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से यहाँ बाहर जाने का ज्यादा इंटरेस्ट रहा। बट वो जो कमीशन के एग्जाम में अब मेरा बैठने से कितने लोग कमीशन में मेरे भाई ने अपने लोगों की तरफ से दिखाया पास हुए नहीं हुए तो चीजें आपको ब्लेम एलिगेशन के रस्ते चीजें करना 17 ग्रेड या 18 ग्रेड 19 ग्रेड ऐसा नहीं है कि आपने किसी को 4-5 ग्रेड की मीटिंग नहीं है कि आपने किसी को आगे थमा दिया वो चला गया। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में कितने बच्चे बैठते कितने नहीं बैठते तो वो होते नहीं है वो उससे फिर आप टेक्निकल के अंदर बैठ के बातें करना तो मैं समझती हूँ नहीं करता हमें हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपने अगर सिर्फ उसको गेम के तरफ खेलना कि लसानी बुना के खेलना तो वो अलग चीज है। लेकिन ये तथ्य है कि 20 सालों में गेप रहा, गेप की वजह से चीजें ही रही। अगर 20 साल पहले अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे आपको मिले जहाँ पे सेक्रेटरीज रहे, एडिशनल सेक्रेटरीज रहे, मुख्य पोस्टों में रहे तो उसके बाद वो जो नई स्टेट थी वो अपनी तैयारी नहीं थी, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा। सिंध के मुख्य गुजरात से लोगों ने एग्जाम किए वो पास होते जो है, लेकिन कराची से बहुत बच्चों को जिससे आपका था उससे आपने मोटिवेट नहीं किया। ये एक तथ्य है और ये द्वितीय तथ्य है जिसकी वजह से गेप है। लेकिन इसमें ये कहना कि सिर्फ उर्दू बोलने वालों को ये तो नहीं कोई चीज नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी में बाहर जबान बोलने वाला मौजूद है, काम कर रहा था। इसमें ये आपसे बैठे कि भाई हिंदी हो तो उसको नौकरी मिलेगी, उर्दू बोलने वाले को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे सिंधी पठान है उनको नौकरियां मिली हुई है, बहुत सारे केपी के लोगों पर उनको बलोच है उनको मिली हुई है, पठानों को मिली हुई है। ऐसे चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदी बोलने वाले को नौकरी है क्योंकि कराची जो है ना मार्केट हब है। कराची में बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली जो है ना पंजाब में भी रह रही है, केपी में बलोचिस्तान, लेकिन उनको बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिसमें उनको नौकरियां हैं, यहाँ का वो काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को नहीं मानती तो सिर्फ उर्दू बोलने वालों के साथ हाँ मैं समझती हूँ तो उर्दू बोलने वालों के साथ आपने खुद जातियां की जिसकी वजह से आज आप महसूस कर रहे हो कि अच्छा हीरसो साहब आप हमारे साथ रहिएगा। मैं बासित साहब से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। बासित साहब क्या कहते हैं सर? हीरसो का ये कहना है कि जो सेक्रेटरीज जो अच्छे ओहदों पे उर्दू स्पीकिंग लोग रहे उन्होंने अपनी सेकंड लाइन तैयार ही नहीं की, ग्रास रूट लेवल से लोगों को नहीं लेके आए जिसकी वजह से आज ये फुकदान नजर आता है। फाइनल कमेंट दे दीजिएगा, क्या कहेंगे आप, और एहतजाज का लाएमल भी बता दीजिएगा। नहीं देखें ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि तमाम जबान बोलने वालों, तमाम जबान जो बोलने से ताल्लुक रखते हैं, हर जबान से ताल्लुक रखने वाले शहरी को जो है सरकारी जॉब देनी चाहिए ना। आज हमारे शहर में आप सिपाही देख लें जितने भी घूम रहे हैं वो सारे एक मखसूस जबान बोलने से ताल्लुक रखते हैं, आपको दूसरी जबान वाला कोई नजर ही नहीं आएगा। तो अल्फाज को सजा के बोलने से हकायक तो तब्दील नहीं हो सकते ना। अभी पिछले दिनों ही एक लकी वन मॉल में एक शख्स ने कूद कर जान दे दी, अपनी खुदकुशी कर ली। मामला क्या था? मामला यही था कि बेरोजगारी, नौकरी नहीं थी, बेरोजगारी थी। आप 4-5 दिन पहले चले जाएं, एक सहाफी ने खुदकुशी कर ली। फहीम मुगल जी वो मकरूज था बेचारा, 70,000 रुपए का मकरूज था। जब बात की तो पता चला बेचारे की नौकरी नहीं थी। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस मौजूद है ना, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। अब लोगों ने अप्लाई करना छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि कोई सेटिंग है क्या, कोई सेटिंग होगी तो वो अप्लाई करेंगे, वरना उनको पता है कि मेरिट पे यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही। तो जहाँ जिस शहर में ये हालात सर मुझे एहतजाज का भी लाएमल बता दीजिएगा क्योंकि इस पर तवील बहस हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा एहतजाज का क्या लाएमल है? यहाँ बिल्कुल आज से हमने एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया। लियाकताबाद में हमने एहतजाज किया था और उसका सिलसिला जो है जारी रहेगा। ये पूरे कराची शहर में फैलेगा, हैदराबाद जाएगा, मीरपुर खास जाएगा, तमाम सिंध के शहरी इलाकों में जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली बासित साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अब हीरसो से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा। हीरसो साहब मुझे बताइएगा, एक एहतजाज की कॉल आपकी जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी दी गई है महंगाई के खिलाफ, तो क्या ये एहतजाज कहीं कराची या सिंध के एहतजाज को काउंटर करने के लिए तो ये कॉल नहीं दी गई है, और जो एहतजाज किया जाएगा उसका क्या पैमाना होगा, किस तरीके से सिंध में किया जाएगा या पूरे पाकिस्तान में किया जाएगा, ये बता दीजिएगा। नहीं ये कोई सेंटर नहीं है, ये तो सच है कि मेरे भाई ने जो एग्जाम्पल दिए
उसको किसी शायद भी अपने गवर्नमेंट को करना चाह रहे थे, लेकिन वो ये चीजें से जाते हो रही थी कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और जिस तरह से तेजी के साथ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना, गैस की स्टार्टेज है, गैस की स्टार्टेज के साथ साथ कीमतें बढ़ाना, इस हवाले से वो तो चेयरमैन ने जलसे में ही ऐलान कर दिया था कि 10 को चालू करना। तो ये उनका अपना शेड्यूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे संघ का शेड्यूल दे रही है और पूरे पाकिस्तान में वो एहतजाज करेंगे। पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने के हवाले से, गैस की प्राइजेज और महंगाई के हवाले से वो उसे इससे पहले हमारा नहीं है, इस पर जो आवाम चाह रही है इसके साथ खड़े और वो एहतजाज कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हीर सो साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हीर सो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे कोविड ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से, और ये जानेंगे कि पाकिस्तान में ये वायरस मौजूद है या अभी इसकी आमद नहीं हुई और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट के हवाले से, जिसने इस वक्त दुनिया को परेशान करके रख दिया है। अफ्रीकी ममालिक में इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, इसकी तशखीस हुई और उसके बाद इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें इसकी जीन में 30 जगहों पर म्यूटेशंस मौजूद हैं, यानी ये जीन 30 जगह से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स लगाई गई हैं वो इतनी कारगर नहीं है। ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुबैना तौर पे चाइनीज़ वैक्सीन्स इस वायरस के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत सिंध भी अब इस बात पे यानी गौर करने पर मजबूर है कि एक तीसरी डोज, बूस्टर डोज के तौर पे लगाई जाए और वो तमाम ऐसे लोग जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या जो ज़्यादा बीमारी का शिकार होने के चांसेस रखते हैं, उनको ये वैक्सीन लगा दी जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या एयरपोर्ट्स पर कोई ज़्यादा सख्ती की जाएगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा? दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान में इस वायरस की तशखीस भी की जा रही है या नहीं? यानी एक तरफ मस्बत या मनफी टेस्ट आना वो अपनी जगह, लेकिन क्या ये बात देखी जाती है कि जो टेस्ट मस्बत आते हैं उनमें से कितने फीसद नए वेरिएंट के हैं? यानी क्या पाकिस्तान में वायरस आ चुका है या नहीं आया? इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बुलंद, बताइए जी। जी, अल्लाह का करम। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अब जबकि न्यू वेरिएंट, हमने पहले ही पिछले हफ्ते जब अपने प्रोग्राम में बात की थी, उस वक्त शायद दुनिया में या पाकिस्तान में इतनी बात की नहीं जा रही थी कोरोना के हवाले से। अब पूरी दुनिया बड़ी परेशान नजर आती है और पाकिस्तान में भी इक़दामात अब किए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर, क्या पाकिस्तान में ये वायरस आ सकता है या आ चुका है? आप क्या कहेंगे? अब बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली बुलंद, ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास टाइम नहीं है। बहुत से अच्छी चीज़ें बताने की ज़रूरत थी। आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में अब 1-2 मिनट में तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, मुझे अफसोस है। लेकिन मैं बताता चलूं कि सर आप तफसील से बात करें, हम टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप बात करें, बताएं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, ये मैं बार बार कह रहा था कि दिसंबर के एंड में तक, मिड या एंड तक जो है प्रॉब्लम आएगा। और जो मैं एक तो ये वेरिएंट की बात, और दूसरा जो है वो है 5वीं वेव्स की बात की है मैंने, कि ये वेव्स आएंगे। जो रवैया हम मार्केटों में, बाजारों में, रेस्टोरेंट्स में और इसमें देख रहे हैं। लेकिन जहां तक ये ओमिक्रॉन की बात है, तो ये साउथ अफ्रीका में 11 नवंबर को पहला 2 पेशेंट देखा था। डॉक्टर एंजेली कोटजी, जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन है, उनसे हमारी लास्ट सैटरडे को जो बात हुई, उसके बाद टेलीग्राफ में उनका इंटरव्यू भी आ गया, जब उन्होंने अथॉरिटी को बताया कि भाई वो पेशेंट इस तरह की देख रही हैं, क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिशनर हैं वहां पे और 33 साल से वहां प्रैक्टिस करती हैं और वो कोविड का इलाज करती रही हैं। और उन्होंने ये बताया कि ये जो पेशेंट वो देखना शुरू
वो कहती हैं कि कोविड पॉजिटिव आ रहा है। मैं चूंकि पेशेंट को करा लेती हूँ जो बहुत ही सिम्टम डिफरेंट होता है, तो उनके पास जो सिम्टम था, वो जो लोग आ रहे थे वो थकावट की बात कर रहे थे, फटीग, कि मुझे फटीग हो रहा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि लोग परेशान क्यों हैं, दुनिया क्यों परेशान हो रही है। उसकी वजह ये है कि ना मरीज को बुखार है, ना नजला है, ना जुकाम है, ना गला खराब है, ना खांसी है, और ना नाक की जो स्मेल है वो खत्म होती है, ना टेस्ट खत्म होता है, लेकिन उसको सिर्फ फटीग की शिकायत है। आई एम टायर्ड, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो वो उसने जब एग्जामिन किया तो पता चला कि उनका जो पल्स रेट है वो बहुत तेजी से चल रहा है, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। तो जब किसी का हार्ट ज्यादा पंप करता है, ज्यादा उसका रेट बढ़ जाता है, तो आप ये समझे कि एक वक्त आता है जब वो हार्ट क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि हार्ट जो है वो पट्टे से बना है, आप जानते हैं कि मसल से बना हुआ है। तो जब मसल ज्यादा पंप करता है, ज्यादा काम करता है, तो एक वक्त आता है कि वो रुक जाता है। यही वजह है कि तमाम दुनिया परेशान हो रही है कि कोविड पॉजिटिव आता है टेस्ट में, लेकिन न किसी को बहुत मामूली सा बुखार हुआ है, किसी ने हेडेक की कंप्लेन की है, लेकिन इसके अलावा और कोई कंप्लेन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमने अभी एक हफ्ता जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने मंडे को एक प्रेस रिलीज जारी की, हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि एयरपोर्ट पे तमाम एंट्री पॉइंट्स पे, एयरपोर्ट पे, बॉर्डर्स पे सख्ती से स्क्रीनिंग की जाए तमाम लोगों के आने का जो कि आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, ताकि ये जो है ये बचाव हो सके, जो कि मुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी हो सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ असद उमर साहब का कि उसी दिन उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था और एयरपोर्ट की बात हुई थी। लेकिन एनी हाउ मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि चाहे कोई भी वेरिएंट आए, आपको एसओपीज पे अमल दरामद करना है, वैक्सीन जरूर लगाना है, इसका बचाव यही है। वरना सर मेरा आपसे सवाल ये है सर कि इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ी शरह बढ़ने लगी है, 0.5 तक 0.4 तक पहुंच गई थी, अब 0.85 0.86 पे जा रही है। क्या इस शरह का बढ़ना इस बात की निशानदेही करता है कि वायरस कहीं ना कहीं बहुत कम तादाद में सही लेकिन मौजूद जरूर है? क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ चूंकि निजाम स्क्रीनिंग का बड़ा वीक है और हम बहुत देर से जागते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान में ये ओमिक्रॉन जो है वो मौजूद होगा। और चूंकि हम लोग डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा हम देर कर देते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं। जो लोग एसओपी को फॉलो कर रहे हैं वो जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनको कोई, जो लोग वैक्सीनेट उनको भी एसओपीज पे अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ऐसे पेशेंट जिनकी हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, अगर जनरल प्रैक्टिशनर्स उनको बीटा ब्लॉकर्स दें दिल की धड़कन कम करने की, तो क्या उससे इफाका होगा? और सर क्या जी मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि इसमें अभी बहुत सारी बातें अभी आना बाकी है। बीटा ब्लॉकर से बाज दफा पिछले दिनों क्लॉट्स भी हो गए हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हुई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अभी 10-15 दिन में मजीद इसकी ट्रीटमेंट की बात आ जाएगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत शायद तेजी से नहीं फैल रहा है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से फैलता तो अब तक डेल्टा वेरिएंट की तरह ये अब तक फैल चुका होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।